Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. And those who have more children, referring to Muslims in India. ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. दोस्तों, पहले फेज यानी पहले चरण के मतदान के बाद ही भारतीय जनता पार्टी किस कदर फंस चुकी है, इसका एहसास मोदी जी के एक बयान ने करा दिया था. वो बयान जिसमें वो साफ साफ हिंदुओं को मुसलमान के सामने खड़ा करना चाहते थे, जिसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा जाना था. लेकिन मेन मकसद ये था कि जो हिंदू राम मंदिर के मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर एकजुट नहीं हुए, पहले चरण के मतदान में बीजेपी को घाटा होता हुआ दिख रहा है, तो मोदी जी ने मोर्चा संभाला और फिर से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पर उतर आए. उन्होंने अपने बयान में साफ साफ लफ्जों में यह कहा कि भाई सुनो, अगर बीजेपी हारती है, एनडीए सत्ता से बाहर जाती है और कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हिंदू भाई बहनों से सोना चांदी और संपत्ति छीनकर ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों को यानी मुसलमानों को दे दी जाएगी. इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल इस देश के हाकिम ने किया था, जिसके बाद केवल पार्टी में बगावत नहीं हुई बल्कि विदेश भर में डंका पीटने का दावा करने वाले अंधभक्त भी तब हैरान रह गए जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अलग अलग देशों से मोदी जी के इस भाषण, इस बयान की जबरदस्त आलोचना की गई है. आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वाकई सच्ची कहते हैं अंधभक्तों से लेकर गोदी एंकर गोदी मीडिया कि वाकई मोदी जी का डंका बज रहा है. डंका इस कदर बज रहा है कि लोग बता रहे हैं विदेशों में बैठकर कि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए. नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा. वो बयान वैसे सब लोगों ने सुन लिया है, लेकिन मैं सुनाना जरूर चाहूंगा. कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे हमारे, कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी होंगे जो शायद अब तक ना सुन पाए हो, तो वो बयान जरूर मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें बोलना था हमला कांग्रेस को लेकर. क्योंकि पहले चरण के मतदान में बीजेपी कहां खड़ी है, बीजेपी के वोटर्स ने बीजेपी को कितना वोट दिया, प्रत्याशियों की जीत कितनी सुनिश्चित है, पता नहीं. दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी थी. दरअसल पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई. जो रिपोर्ट निकल कर आई बीजेपी के पास कि आपने कितना ही माहौल बनाया हो, लेकिन माहौल बन नहीं पाया. न राम मंदिर पे, न सीएए पर, न ठाकुरों के मुद्दों पर क्षत्रिय समाज वैसे ही नाराज चल रहा है. आरएलडी को साथ लेकर भी कुछ कर नहीं पाए. किसान विरोधी माहौल लगातार बना हुआ है, किसान गुस्से में है और हालत खराब है. तो उन्होंने कहा हिंदुओं को एकजुट करना है ना, और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उनके लिए क्या करेंगे जरूरी नहीं है, हम मुसलमानों को कैसे दबा सकते हैं यह बताना बहुत जरूरी है. समझ लीजिए, यही राजनीति है इस दौर की. आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, मेरा क्या भला होगा यह पता नहीं है, लेकिन हां मुसलमानों का बुरा होगा यह सोचकर पहले भी कई हिंदू लोग जो हैं वोट कास्ट करते रहे. वो ये कहते रहे कि बीजेपी को हम इसलिए सिर्फ वोट देते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को कंट्रोल में रखती है. तो उन्होंने सोचा यही वाला फंडा अपनाते हैं. तो क्या किया गया, हिंदू मुसलमान करने पर उतराए मोदी जी. पहले वो बयान सुन लीजिए. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे. और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे. तो इसको लेकर आपको पता ही है, राजस्थान के बीकानेर से जो अल्पसंख्यक मोर्चे के बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया मोदी जी वाहियात बातें करते हैं. जैसे ही इंटरव्यू सामने आया, उस्मान गनी नाम के अपने ही बीजेपी के नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया. मैंने उस समय भी आपसे कहा था, बिल्कुल ठीक किया. 6 साल के लिए निष्कासित होना चाहिए उस्मान गनी को, क्योंकि उस्मान गनी
ये समझ ही नहीं पाए क्या? 2005 से जुड़े थे वो, अभी तक समझ नहीं पाए कि ये पार्टी मुसलमानों से कितना मोहब्बत करती है। ये तो उन्हें समझना चाहिए था ना। हाँ, उम्मीद जताकर बैठे थे कि मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ना कहें ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आदमी सत्ता जाने के डर मात्र से इतना कपकपा जाता है कि वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा होने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आए, उसे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो बीजेपी की थ्योरी पहले से ही थी। ये तो उस्मान गनी की गलती थी कि वो बीजेपी पर भरोसा जता रहे थे। तो देखा, जब प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम किया, उन्होंने खुद कहा उस्मान गनी ने वाहियात बातें करते। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। अब दिखा रहा हूं मैं आपको कि विदेशों में कैसे डंका बज रहा है। उन देशों में जहां जाकर ये इवेंट करके अपने नाम की वाहवाही उड़ाते रहे, गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारी माहौल बनाते रहे। देखो, इससे पहले तो देश का ऐसे डंका नहीं बजा, ऐसे कभी हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ। अब देखिए क्या भव्य स्वागत हो रहा है। पहले सुनिए इसे। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments. और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। And those who have more children, referring to Muslims in India. ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो ये जो न्यूज चैनल है जिस पर ये पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है दोस्तों, ये दरअसल सिंगापुर का न्यूज चैनल है। उसने बताया है कि किस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में उसने पिछले 20 साल में जो प्रधानमंत्री रहे उनका एक डेटा दिया है। दरअसल 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यानी यूपीए की सरकार रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे 10 साल, और अभी 10 साल इनको भी हो गए। इसका पूरा डेटा दिया है कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले चरण के मतदान के फौरन बाद ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। संदीप चौधरी कमेंट्री नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा भी है। क्या लिखा? अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लोहा दुनिया मानती है, जिनकी लिखी किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। ऐसे महान इंसान पर अगर लांछन लगाओगे तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनना लाजमी है। सिंगापुर की न्यूज में भारत का डंका बज रहा है, और यह होना था दोस्तों। आप चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके अपने उद्योगपति दोस्तों के जरिए वहां पर इवेंट करा लें, और ये अपनी मीडिया, इस देश की मीडिया जो पहले से गुलाम हो रखी है, जो भी तमाम एंकर हैं, वो खुला बीजेपी का प्रचार करते नजर आते, वो भी झूठी खबरों पर। तो आप सोचिए, आपको लगता है कि आपका डंका बज रहा है? नहीं, डंका नहीं बज रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। बनाने की कोशिश जरूर की गई, गुमराह करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जानते हैं धीरे धीरे पोल जब खुलने लगी ना, तब पता लगा। दरअसल क्या था, मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में जब ये आए तो वाकई इनका नाम की चर्चा थी, ये बात झूठ नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगे थे, और गंभीर आरोपों के जरिए उस दौर में एक नेता की अलग डिमांड चल रही थी जनता के मन में। तब ये गुजरात मॉडल लेकर आए थे। किसी को गुजरात मॉडल की सच्चाई पता नहीं थी, क्योंकि गुजरात को लेकर ज्यादातर खबरें नहीं छपती थी। ये गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब से ही मीडिया को इस तरीके से हैंडल करते रहे। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने मीडिया को कब्जे में लिया। उस वक्त तक मीडिया की एक छवि हुआ करती थी एंकर्स की, क्योंकि मैंने देखा कांग्रेस में, मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में रह चुका हूं। मैंने खुद देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार में, चाहे वो मनमोहन सिंह को लेकर हो या फिर उनके कैबिनेट में शामिल किसी मंत्री पर आरोप हो, हमेशा डंके की चोट पर न केवल खबरें चलाई गई बल्कि सवाल तक पूछे जाते थे। तो एक छवि थी मीडिया की कि हाँ, निष्पक्ष है, बिल्कुल निष्पक्ष है मीडिया, ऐसा नहीं करती कि आम काट कर खाएंगे या चूस कर, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ग्रैब किया, और जो उसकी निष्पक्षता का पूरा पैमाना था ना, उसका इस्तेमाल जनता को गुमराह करने के लिए किया। जनता को लगा भाई ये सारे पत्रकार तो निष्पक्ष हैं, सच पूछते हैं, सच बोलते हैं, तो मोदी जी के लिए कह रहे हैं अच्छा ही, सही कह रहे होंगे, अच्छा नहीं सही कह रहे होंगे। उसका फायदा उठाते इन्होंने अपना पूरा ग्रैब किया। 2019 आया, उसमें से 30% लोग ये समझ गए, 30 से 35% लोग समझ गए कि इस देश की मीडिया गुलाम हो चुकी है। तब तक 35% लोग समझे थे, इसलिए 2019 में एक बार दोबारा जीते। लेकिन इस दौर में समझ गए सरकार क्या कर रही है। इस दौर में जो पत्रकार बनकर सैटेलाइट चैनल पर बैठकर झूठ परोस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि कैसे इनके उद्योगपति दोस्तों ने जो निष्पक्ष चैनल हुआ करते थे उन्हें खरीद लिया, कैसे निष्पक्ष पत्रकार जो सवाल पूछा करते थे उन्हें चैनल से बाहर निकाल दिया, और वो आज यूट्यूब चला रहे हैं, अपना सच्चाई सामने रख रहे हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये हालात पैदा हुए। और अब इसीलिए आप देखिए, जिन लोगों को सवाल पूछना चाहिए था वो सवाल अब भी नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर अब ध्यान नहीं जाता है। कुल मिलाकर
जो ये डंका बजाने की बात करते थे ना, डंका वाकई बज रहा है। और ये जो डंका बजेगा ना, 4 जून को पता लगेगा ये डंका बज रहा था, ये फट गया है।